हेलो गाइस, दिस इज नीलोक कज्जर और आप देख रहे हैं सापेक्ष एजुकेशन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक नया टॉपिक है फिर से ये चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा लिखा था, तो उससे आगे उसका यहाँ पे यूज आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हम एक बात समझते हैं और वो है एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है ये आपका जानना जरूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, एरिया जनरली है वो वेक्टर क्वांटिटी है, फाइन। और उसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है ये यहाँ पे आप समझ लो। तो मान लो कि ये कोई सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस जिसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और सर्कुलर सरफेस की रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर है, फाइन। तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब मुझे ये सर्कुलर सरफेस का अगर एरिया लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरिया वेक्टर की, मतलब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड के साथ में बाजू में हमें उसकी डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर ए ऐसा लिख रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर और बाजू में उसकी डायरेक्शन। अब ये समझ लो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है। जब भी हमने कोई सरफेस रखी हुई है, सरफेस, तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में। सो दिस इज योर एरिया वेक्टर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, सर्कल ऐसे रखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, सो आई कैन राइट हियर j कैप। सो वेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इनटू j कैप। इस तरह से आप एरिया वेक्टर को डिफाइन कर सकते हो, मैग्नीट्यूड और बाजू में उसकी डायरेक्शन। हमारे लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रहेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इसलिए ये समझा रहा हूँ। जैसे कि ये बोर्ड है, आप देख लो, ओके, व्हाइट बोर्ड है। तो उसका एरिया वेक्टर अगर मैं फाइंड करूं तो उसकी सरफेस ऐसे है और उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ओके। अब सपोज हम ऐसा कुछ ले, क्यूब जैसा कुछ ले, ओके। मान लो कि क्यूबॉइड है, कोई क्यूबॉइड है व्हाटएवर, और हमें उसका एरिया वेक्टर, मतलब क्यूबॉइड की कोई एक, क्यूबॉइड का कोई एक फेस ले लो और वो फेस का एरिया वेक्टर हमें पूछा है। मान लो कि ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, उसका एरिया वेक्टर हमें पूछा गया है कि एरिया वेक्टर फाइंड करो। सो वी नो इसकी लेंथ l है और ब्रेड्थ b है। तो एरिया लिखने के लिए हम वेक्टर a इज इक्वल टू लिख देंगे l इंटू बी। ठीक है, नाउ अब ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी हमें। तो डायरेक्शन कैसा बोला मैंने? सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये वाली सरफेस कुछ ऐसे रखी हुई है ना, तो अभी इसमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मिल सकती है आपको। एक इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर मिल सकता है और एक इस डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर मिल सकता है ना। सरफेस ऐसे है तो ये ऐसे और ऐसे दोनों जगह पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसकी मिल सकती है। तो हमें कौन सी लेनी है दोनों में से? सो वी विल कंसीडर दिस वन, ओके, नॉट दिस वन। क्यों ऐसा? बिकॉज ये जो क्यूबॉइड है वो क्लोज्ड है, ओके। और क्लोज्ड सरफेस जब भी होती है तो उसके आउटवर्ड, बाहर निकलती डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हमें कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, सो एरिया वेक्टर किस तरह से लेना है ये दोनों केस में वो आप बराबर से समझ लेना, इसका ही आगे बहुत यूज आएगा। ठीक है, चलो अब जाते हैं डायरेक्टली हमारे फ्लक्स के ऊपर। फ्लक्स एक्चुअली में ये वर्ड जो है वो 11th स्टैंडर्ड में फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज हो चुका है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स उसमें, राइट। तो फ्लक्स मतलब जस्ट क्वांटिटी टाइप का कुछ होता है, कोई सरफेस में से कितनी क्वांटिटी, उसको फ्लक्स ऐसा बोल देते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ऐसे कोई दो टैप है, ओके, टैप मतलब नल है पानी के, ओके। दोनों टैप सेम साइज के हैं, ऐसा आप मान लो सेम साइज के हैं, ओके। अब इसमें से मान लो वाटर बाहर फ्लो हो रहा है और इसमें से भी वाटर बाहर फ्लो हो रहा है, फाइन। सो यू कैन सी इसमें से ज्यादा वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें से कम वाटर फ्लो हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो ई फ्लक्स है वो ज्यादा है, ओके। फ्लूइड का ई फ्लक्स होता है तो वो इसका ज्यादा है और इसका कम है, क्योंकि इसमें जो नल की जो सरफेस है उसमें से जो वाटर बाहर आ रहा है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें क्वांटिटी कम है, इसलिए फ्लक्स कम है, राइट। तो फ्लक्स इज जनरली रिलेटेड टू क्वांटिटी, नथिंग एल्स। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऐसा ही कुछ होता है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख के रखी हुई है, देख लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस normally is known as electric flux link with the surface. Electric flux link with the surface. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज सरफेस के साथ लिंक होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें कोई सरफेस लेनी है। तो मान लो कि हम ये वाली कोई सरफेस लेते हैं, सपोज दिस वन, सर्कुलर सरफेस ले ली मैंने, ओके। अब ये सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे, पिक्टोरियल व्यू क्या है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, उसको देखते कैसे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो मान लो कि ये सरफेस में से कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ओके। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ओके। सरफेस इस तरह से है, तो उसका एरिया वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूं तो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा वेक्टर ए, और ये जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई, राइट। सो इसमें हमें फ्लक्स कुछ मिला, ओके। सरफेस में से कुछ लाइंस पास हुई, तो उसके साथ ये सरफेस के साथ कुछ फ्लक्स लिंक हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी लिंक हुई है, दैट इज नोन एज फ्लक्स। अभी एक काम करो, ये जो सरफेस है वही सरफेस लो, बराबर। सरफेस सेम ही ली है मैंने, तो उसका एरिया वेक्टर भी सेम ही रहेगा, वेक्टर ए। बट अब ये सरफेस को मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है जिसकी इंटेंसिटी, ये जो आगे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया उससे ज्यादा है। मतलब मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाने का ट्राई कर रहा हूं, आप देख लो, ओके। ये वेक्टर ई, इसको वेक्टर E1 बोल दो, इसको वेक्टर E2 बोल दो। सो क्या देख सकते हो आप, सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी हायर है कंपेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। E2 इज ग्रेटर देन E1। तो क्लियरली दिख रहा है कि सेकंड केस में जो सरफेस हमने कंसिडर करी है उसमें से लाइंस ज्यादा पास हो रही है। दैट मींस ये सरफेस के साथ, सेकंड केस में सरफेस के साथ ज्यादा फ्लक्स लिंक हुआ है, और फर्स्ट केस में सरफेस के साथ कम फ्लक्स लिंक हुआ है। सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज डिनोटेड बाय फाई से डिनोट करेंगे, याद रखना, is directly proportional to intensity of electric field passing through the surface. सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसकी इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी इंटेंसिटी हाई होगी उतनी ज्यादा लाइंस, क्राउडेड लाइंस मिलेगी। ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थियरी में देखा है, ओके। नहीं देखा है तो देख लेना, फाइन। सो ये एक बात हुई। अभी दूसरी बात समझना, सपोज ऐसा करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं। मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो सरफेस रखेंगे, दो अलग अलग सरफेस रखेंगे। इसमें सरफेस सेम रखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग लिए थे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम ली है, दो अलग अलग सरफेस रख के देखते हैं। तो मान लो कि ये सरफेस है फर्स्ट वाली, उसका एरिया वेक्टर है वेक्टर A1, ओके। और ये जो सरफेस है सेकंड वाली, उसका एरिया वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, वेक्टर A2। तो क्या देख सकते हो आप यहाँ पे, A2 इज ग्रेटर देन A1, है कि नहीं। सेकंड सरफेस का एरिया ज्यादा है, फर्स्ट सरफेस का एरिया कम है। नाउ अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये दोनों सरफेस में से कौन सी सरफेस के साथ ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, इसके साथ लिंक हुआ है ना। इसमें देखो दो लाइंस पास होती दिख रही है, इसमें 1 2 3 4 4 लाइंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरफेस जितनी बड़ी होगी उतनी उसमें से लाइंस ज्यादा पास होगी, तो उतना उसके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा, राइट। इट मींस हम ये कंक्लूजन पे आ गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस, ओके। एरिया, सरफेस की एरिया के भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द सरफेस। तो कंबाइनली लिख सकते हैं कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड A, E और A दोनों के कंबाइनली प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, फाइन। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन कर दिया है कि फाई इज इक्वल टू E इंटू A, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने डायरेक्टली प्रपोजल हटा के इक्वल टू लिखा तो बीच में कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए ये दो टर्म्स काफी है, बाकी कोई फैक्टर की हमें जरूरत नहीं है। अगर कोई फैक्टर की जरूरत पड़ी होती तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, अभी यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन ही ऐसे कर दिया है कि भाई फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। ओके, तो उससे हमें मिल जाएगा फ्लक्स, राइट। ये जो डिस्कशन किया उसके कंक्लूजन से ही तो हमें ये मिला। ओके, सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, ऐसा हमें मिल गया फॉर्मूला, और ये उसकी डेफिनेशन। फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, सरफेस में से कितनी लाइंस पास हो रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सरफेस में से मतलब उसकी सरफेस की प्रॉपर्टी आ गई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी आ गया, दोनों चीजें आ गई है, तो फ्लक्स हो गया डिफाइन, ठीक है। लेकिन यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है नॉर्मली। नॉर्मली मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में से पास हो रही है वो सरफेस में से नॉर्मली पास होनी चाहिए। और मैंने जो एग्जांपल लिए उसमें ऐसा ही करा है, सरफेस ऐसे रखी हुई है, ऐसे सरफेस रखी हुई है और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है, ठीक है। ये उसकी कंडीशन है, इसको हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर नॉर्मली नहीं तो क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में से नॉर्मली पास नहीं हो रही है तो क्या करेंगे अपने। देखो मान लो कि ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई, और इसके अंदर हमने सरफेस को कुछ इस तरह से रख दिया है, इस तरह से। ध्यान से समझना सरफेस कैसे रखी हुई है, मैंने ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ओके, ऐसे रखी हुई है। तो अगर मैं उसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में मिलेगा, ओके। सरफेस ऐसे रखी हुई है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका हमें एरिया वेक्टर मिलेगा, फाइन। सो इन दिस केस वी कैन नॉट डिफाइन फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई इनटू ए, वी कैन नॉट डिफाइन लाइक दिस, बिकॉज जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो डेफिनेशन का ये वर्ड ये सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं करती है, नॉर्मली नहीं है दोनों के, ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, सो वी कैन नॉट राइट दिस, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये सभी एग्जांपल में आप अगर देखोगे तो सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर था, इसका मतलब कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम थी सारे एग्जांपल में, तो हमने इस तरह से डिफाइन किया। मतलब हमें कोई भी जुगाड़ करके ऐसा कर देना है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए। तो अभी यहाँ पे ऐसा हम मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, ओके। सपोज हमने वो एंगल कहीं से मेजर कर लिया। नाउ ये एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। This component is adjacent to theta, that's why this is a cos theta. Now what you can see, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर का cos कंपोनेंट a cos theta, they are in the same direction, right? तो हम क्या करेंगे इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए phi is equals to, इसमें हमने E और A को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें किसको मल्टीप्लाई करेंगे, E और A cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, है कि नहीं, ओके फाइन। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू E और A cos थीटा, बिकॉज E और A cos थीटा है वो सेम डायरेक्शन में, देख सकते हो आप, जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस। तो फाई इज इक्वल्स टू E A cos थीटा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। फिर अगर मान लो कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता, तो एंगल 0 हो जाता ना, और cos 0 मतलब 1, मतलब phi इक्वल टू E A, ये आ ही जाने वाला है उससे, ठीक है, ओके। सो फ्लक्स phi इज इक्वल टू E A cos थीटा, देयरफॉर फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू E और A दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और बाजू में cos थीटा आ रहा है। सो 11th में हमने सीखा ऐसा, ये तो हो गई डॉट प्रोडक्ट, तो फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A, बिकॉज cos थीटा आ रहा है, ओके। तो ये भी हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला।
नाउ डॉट प्रोडक्ट से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपको पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई? तो क्या बताओगे? फाई इक्वल टू ए cos थीटा, ई डॉट ए डॉट से जो आंसर मिलेगा वो स्केलर होता है, राइट? ओके, अब थोड़े और आगे जाते हैं. इसमें ध्यान रखना, मान लो कि हमने कोई सरफेस जो ली है वो इस तरह से है, बहुत ज्यादा रैंडम सरफेस है. ओके, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है ये, और उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं है. फाइन, यू कैन सी ना तो सरफेस यूनिफॉर्म है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. तो इस टाइप के केस में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ और लगाना पड़ेगा. इसमें तो क्या था कि सब कुछ यूनिफॉर्म था तो सब कुछ चल गया. अब इसमें क्या करेंगे अपने कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे सरफेस पे, यहां से यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जा रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म और सरफेस भी अनइवन है. तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं. मान लो कि ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं सरफेस का, दिस वन. ओके, ये एक छोटा सा सरफेस का पोर्शन है. तो उसका अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो सरफेस के परपेंडिकुलर और बहुत छोटा पोर्शन है इसलिए उसका एरिया भी बहुत कम होगा. तो मैंने DA से बताया है उसको, छोटा एरिया. और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है. ध्यान रखना, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. ओके, और इस केस में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DA वेक्टर इज थीटा. सो क्या करेंगे, सबसे पहले ये छोटा जो पोर्शन है उसके साथ का फ्लक्स फाइंड कर लेंगे. तो फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉल पोर्शन एंड दैट इज d phi. ओके, फ्लक्स भी बहुत स्मॉल लिंक होगा, एकदम छोटी सरफेस है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम पास होगी तो फ्लक्स भी उतना छोटा लिंक होगा. सो d phi इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, राइट? phi इक्वल टू E डॉट A होता है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे E है और सरफेस एरिया DA है, तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू d phi. नाउ जानते हो तुम लोग कि पूरी सरफेस के साथ अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे, सारे पोर्शंस के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो फाइंड करेंगे और वो सबका कर देंगे इंटीग्रेशन, मतलब एडिशन. सो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d phi करने से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d phi मतलब E वेक्टर डॉट DA वेक्टर. फ्लक्स phi इज इक्वल टू E डॉट DA. ओके, सो ये हो गया बहुत ही जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बहुत जनरल फॉर्मूला. ओके, सब जगह पे ये अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई है तो उसका हमें ऐसा यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भी डिराइव कर लेना चाहिए. तो कर लेते हैं. देखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे पहले तो ऐसा यूनिट लिखाओ. देखो फॉर्मूला में से ही लाते हैं ना, फ्लक्स phi इज इक्वल टू E इंटू ए, या तो E a cos थीटा. ओके, cos थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, cos थीटा इज यूनिटलेस. तो E और A का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने देखा है अभी तक न्यूटन पर कूलम. ओके, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ डायमेंशन फॉर्मूला लिखाओ. न्यूटन मतलब फोर्स का होता है m1 L1 T-2, फोर्स का आपको याद रखना पड़ेगा. मीटर स्क्वायर है तो L2 और नीचे कूलम मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज A1 T1 हो गया. सो m1 L3 हो जाएगा, T-3 हो जाएगा बिकॉज 1 ऊपर जाएगा तो, और A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा. सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तो ये सारी आपको चीजें समझानी पड़ेगी. ओके, अगर आप चाहो तो आपको यहाँ से लिखना हो तो लिख लेना, अदरवाइज नोट्स में आपको मिल ही जाएगा. कोई डाउट हो तो पूछ लेना. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो.